हेलो एंड वेलकम टू ऑल यूएक्स आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमी की इस सीरीज में हम आज बात करेंगे एक न्यूज़ की जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है। इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी पेज पर ये एक आर्टिकल आया है जिसमें लिखा है व्हाई एमपीसी इज लाइकली टू कट रेपो रेट फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। अभी आरबीआई की जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 4 से 6 जून के बीच में उसकी मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में इस बार फिर से वो रेपो रेट को कट कर सकती है और 0.25 बेसिस पॉइंट तक, सॉरी 25 बेसिस पॉइंट तक उसे कट किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब यहां सवाल आता है दोस्तों कि एमपीसी क्या होती है, एमपीसी रेपो रेट में कमी क्यों लाती है, क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि भाई कमी करनी चाहिए, ठीक है ना, उसके क्या इंपैक्ट होते हैं, उन चीजों को हम समझेंगे। तो अगर इस न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंटली समझनी है। यहाँ कहा गया है कि अभी कंट्री में एमपीसी ने देखा है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने देखा है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो लगातार कम हो रहा है और आरबीआई की जो विंडो है उस विंडो से नीचे पहुंच गया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने खुद के लिए एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि वो 4% पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको बैलेंस रखेगा, कोशिश करेगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़े तो 6% तक ही बढ़े, इससे ज्यादा ना बढ़े, और अगर कभी कम होता हो तो इससे 2% पर ही जाए, इससे और कम ना हो। यानी आरबीआई ने खुद को ही एक 2 से 6% की विंडो दे रखी है और कह रहा है कि कोशिश करेंगे कि 4% पे बैलेंस रहे। और अभी पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 3.92% के आसपास हमारा बना हुआ है। यानी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के टारगेट से नीचे है। जब आरबीआई के टारगेट से नीचे है इन्फ्लेशन तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है, हम अगर थोड़ी सी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा भी देंगे तब भी कोई इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा, जिसे हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, जैसे ही उसे कम करेगा तो उससे क्या होगा, उससे बैंकों को जो लोन है वो आसानी से मिलेगा। इसके साथ साथ रेपो रेट से जुड़ी हुई जो बाकी जो रेट हैं उनमें भी कमी आएगी। यानी एक तरीके से आप मान लीजिए कि रेपो रेट के कम होने से बैंकों को आसान, यानी सस्ता, यानी कम इंटरेस्ट पर लोन देना आसान हो जाता है। मतलब बैंक वाले जो हैं वो आम पब्लिक को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन उपलब्ध करा सकते हैं अगर रेपो रेट कम होता है तो। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए लोन सस्ता हो जाता है, लोग खूब सारा लोन लेते हैं और उन लोन से मार्केट में डिमांड करते हैं। जब मार्केट में डिमांड होती है तो इंडस्ट्री वापस से ऊपर जाती है और डिमांड होने से थोड़ा सा इन्फ्लेशन यानी रेट भी ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि आरबीआई कह रहा है कि भाई 3.92 तक है, इसको हम अगर कम कर देंगे तो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर स्टांस भी होता है। एमपीसी ने पहले भी बोला है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमी का स्टांस जो है वो अकोमोडेटिव रखेगा। अब ये स्टांस क्या होता है और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं, फिर इस टॉपिक पर दोबारा लौट के आएंगे और एमपीसी की बात करेंगे कि आखिरकार ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है। ठीक है ना, सुने। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो 3 तरह के इन्फ्लेशन आप बेसिकली समझिए जिन पर यूपीएससी सवाल पूछता है। सबसे पहला है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप सीधी भाषा में यह समझिए कि जब हम सभी वस्तुओं की महंगाई के बारे में बात करते हैं तब उस महंगाई को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5% बोल रहा हूं कि भाई जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 5% हो गया है, यानी पूरे भारत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके एवरेज रेट में जो इंक्रीमेंट है वो 5% है। हो सकता है किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो, किसी में ना हो, बट एवरेज जो प्राइस का इंक्रीमेंट है वो कितना है, 5%। ठीक है। बट अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके प्राइस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके प्राइस बहुत देर देर में चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड और फ्यूल। अगर हम बात करें फूड एंड फ्यूल, ठीक है ना, यानी फूड और एनर्जी, फूड के प्राइस डेली चेंज हो रहे हैं। आज प्याज 20 रुपए किलो है, कल 25 होगा, परसों 40 हो जाएगा, हो सकता है कि परसों फिर 30 हो जाए, है ना। तो फूड के प्राइस बहुत तेजी से चेंज होते हैं और फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल और बाकी एनर्जी चीजों के प्राइस बहुत जल्दी चेंज होते हैं। ठीक है ना। अब जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम कह रहे हैं कि भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन भारत में चल रहा है 5%, तो ये 5% की जो इमेज है ना, ये लॉन्ग टर्म इमेज नहीं होगी, ये शॉर्ट टर्म होगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो फूड और फ्यूल के प्राइस भी इंक्लूड है।
अब आज मान लीजिए 5% है, कल को फूड में 3-4 फसलों के दाम कम हो गए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा। ऐसे फ्यूल के प्राइस घट बढ़ गए तो कम हो जाएगा। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी कंट्री की शॉर्ट टर्म इमेज को दिखाता है, लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन हम उससे नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म असम्पशन उससे नहीं कर सकते। समझ गए? अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए करें ये कि कोर इन्फ्लेशन हम निकालें। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को नहीं करते हैं, यानी फूड और फ्यूल जो है वो क्या होंगे, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। फूड और फ्यूल नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। यानी कोर इन्फ्लेशन जो होगा इसमें सभी वस्तुओं की महंगाई की बात की जाएगी, सभी वस्तुओं की महंगाई देखेंगे, बट फूड और फ्यूल के प्राइस में अगर कोई उतार चढ़ाव हो रहा है तो उससे कोर इन्फ्लेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोर इन्फ्लेशन में उसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? इससे क्या होगा? इससे यहां कोर इन्फ्लेशन में आप केवल लॉन्ग टर्म में जिनके प्राइस चेंज हो रहे हैं वही चीजें हैं, यानी कोर इन्फ्लेशन इस कंट्री की लॉन्ग टर्म इमेज को प्रदर्शित करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि भारत में अगर हम खुदरा महंगाई के लिए देखें तो हमारे पास एक इंडेक्स है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ ही जोड़कर देखते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज सुपर कोर इन्फ्लेशन। तो हमने क्या करा देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को हटा दिया तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आ गया। और हम क्या करें, अगर सुपर कोर निकालना हो तो क्या करें, कोर इन्फ्लेशन जो है उसके बास्केट में से फूड और फ्यूल के साथ साथ हम क्या करें, हाउसिंग को भी निकाल दें और गोल्ड को भी निकाल दें, ठीक है ना। हाउसिंग को भी निकाल दें और गोल्ड को भी निकाल दें, तो फूड, फूड, फ्यूल, गोल्ड एंड हाउसिंग, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर इतनी चीजों को हम निकाल देंगे और बाकी चीजों में फिर महंगाई देखेंगे तब हम कहेंगे उसे सुपर कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तीनों में डिफरेंस हमारे यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और बहुत अच्छे से इसको ध्यान भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, हेडलाइन में क्या होगा, सारी वस्तुओं की जो महंगाई है वो हेडलाइन में काउंट होगी। अगर उसमें से फूड और फ्यूल की महंगाई को निकाल दिया जाए तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन बचेगा, और कोर इन्फ्लेशन में से भी अगर हम गोल्ड और हाउसिंग को निकाल दें तो हमारे पास सुपर कोर आ जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज एमपीसी। एमपीसी से पहले मैंने आपको बताया था स्टांस, कि हमारी आरबीआई क्या करता है, अपनी इकोनॉमी को स्टांस प्रोवाइड करता है कि हमारी इकोनॉमी किस स्टांस में है इस समय, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी बोला कि हमारी आरबीआई ने बोला है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है, ओकोमोडेटिव स्टांस में है। तो ओकोमोडेटिव स्टांस में कब होती है, जब ये काम होता है, ठीक है ना। या उल्टा, जब ऑकोमोडेटिव स्टांस में होती है तब आरबीआई ये वाला काम करती है, आरबीआई लोअर्स द इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट द लिक्विडिटी एंड स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट इन द कंजप्शन। इसी प्रकार से हमारा एक न्यूट्रल स्टांस होता है, जब आरबीआई केवल कहती है कि भाई सब कुछ बैलेंस चल रहा है, अभी मुझे केवल मॉनिटरिंग करनी है कि भाई इकोनॉमी में कहीं महंगाई तो नहीं बढ़ रही है, कहीं कोई साख कम तो नहीं हो रही है, ये करना है, तो वो न्यूट्रल स्टांस। और एक और होता है हमारा विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। ऐसे में क्या करता है, आरबीआई पॉलिसी रेट को बढ़ा देता है ना। आरबीआई क्या करता है, टाइट कर देता है मॉनेटरी पॉलिसी को, उससे क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई इजीली नहीं पहुंचती है। तो ऐसे तीन तरह के स्टांस होते हैं, इनको भी आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। नाउ वी हैव अ लुक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कि आखिरकार वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, तो उसको भी जरा एक बार देखिए। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो देयर आर वेरी मच पॉइंट टू रिमेंबर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए याद कर लेने हैं। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, देखिए यहां लिखा है, ये 2016 में, 2016 में पहली बार ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इस पूरी कमेटी में टोटल मिला के 6 मेंबर होते हैं, और ये 6 मेंबर कंट्री में बहुत तरह के काम करते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या है इनका, वो ये काम है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या है, ये लिखा है, ये वाला, ये देखिए, ये लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, डिटरमाइंस द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। सबसे इंपॉर्टेंट काम एमपीसी का यही है कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं उनको अचीव करना, यानी वही 4% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको अचीव करना, उससे बढ़ती नहीं होने देना, कमती नहीं होने देना।
साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बात और देखती है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी उसे चाहिए होगा वो जरूर करेगा, बट इन्फ्लेशन को बैलेंस करते हुए कंट्री को इकोनॉमिकली कैसे ग्रोथ करनी है, इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ होगी, कैसे क्रिएट्स होंगे एसेट्स, उन सबका यहाँ पे आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को छोड़ रखा है कि भाई तुम बताओ कैसे क्या करना है, ठीक है ना। ये जो 6 मेंबर होते हैं, इन 6 मेंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसे? लास्ट के 3 मेंबर ये लिखे हैं और शुरू के 3 मेंबर ये लिखे। तो शुरू के 3 मेंबर कौन होते हैं? सबसे पहले जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो इस मॉनेटरी पॉलिसी का मेंबर चेयरमैन होता है, ठीक है। इस समय की बात करें तो संजय मल्होत्रा हैं जो आरबीआई के चेयरमैन पर्सन भी हैं और वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड हैं। तो पहला तो मेंबर होगा गवर्नर ऑफ द आरबीआई। सेकंड, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर जो होता है वो भी इसका मेंबर होता है, ठीक है ना। लिखा है डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस समय एम राजेश्वर राव जो हैं वो इस समय हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं, दूसरे मेंबर हैं, और ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। Now, the third officer is one officer of the Reserve Bank of India to be nominated by the Central Board. जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है वो आरबीआई के ही एक मेंबर को नॉमिनेट करता है, और इस समय डॉक्टर राजीव रंजन को यहां पर देखिए नॉमिनेट किया गया है। इसके बाद 3 मेंबर और हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है। तो इस समय की बात करें तो नागेश कुमार हैं, श्री सुगाता भट्टाचार्य हैं और प्रोफेसर राम सिंह हैं। ये 3 मेंबर और भी हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में हैं और इस समय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हैं। अब जब इन लोग की बात करें तो इन लोग में देखिए ऊपर वाले 3 जो है ना ये तो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। बाकी के जो 3 मेंबर हैं इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल तक रहता है। 4 साल के बाद भी जैसा ऑर्डर इनको मिलेगा वैसा काम होगा। हो सकता है कि इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाए या हो सकता है कि खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। तो 4 साल से फर्दर ऑर्डर्स तक के लिए ये 3 मेंबर काम करते हैं। बाकी ऊपर के तीनों कैसे हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैंने लाइन लिख भी दी है कि क्या करते हैं, जो 4 to 6 हैं, जो मेंबर हैं हमारे 4 to 6 जो मेंबर हैं होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years अंटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। यानी या तो भाई कोई हमारा कोई ऑर्डर मिलना जाए या फिर 4 साल पूरे हो जाए, दोनों में से जो भी काम जल्दी होगा तब तक अपना पूरा काम संभालेंगे, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो साल में कितनी बार बैठक करती है, कब बैठक करती है, कब मीटिंग करती है। तो यहां पर 2 पॉइंट हैं, 2 कंफ्यूजन भी हैं, दूर करता हूं। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यह बोला गया है कि आप साल भर में कम से कम 4 बार जरूर बैठिए, जरूर मीटिंग करिए। कम से कम 4 बार का मतलब है आफ्टर एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने के बाद आप बैठिए, ठीक है ना। ये रूल कहता है। बट प्रैक्टिकलिटी में अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आफ्टर 2 मंथ बैठती है, यानी साल में 6 बार बैठती है, ठीक है ना। तो सवाल 2 कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कितने महीने के बाद होती है? तो 2 महीने के बाद होती है। और मिनिमम कितने महीनों के बाद होनी चाहिए? तो मिनिमम 3 महीनों के बाद तो कम से कम हो ही जानी चाहिए। यानी मिनिमम कितनी बार बैठेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? कम से कम 4 बार तो बैठेगी ही बैठेगी। और इस समय कितनी बार बैठ रही है? तो इस समय आज की बात करें तो 6 बार साल भर में ये मीटिंग करती है, हर 2 महीने के बाद ये मीटिंग करने बैठती है, ठीक है ना। ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अकॉर्डिंग टू रूल हर 3 महीने के बाद मीटिंग करनी चाहिए, बट वो जल्दी मीटिंग कर लेती है, हर 2 महीने के बाद ही मीटिंग कर लेती है, ठीक है ना। तो मिनिमम साल भर में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4। इस समय कितनी हो रही है? 6, ठीक है। मिनिमम कितने महीनों के बाद बैठना चाहिए? कम से कम 3 महीनों के बाद तो बैठ ही जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस समय कितने महीनों बैठ रही है? 2 महीनों के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो जाती है। यही चीज मैंने आपको यहां पर दिखाई है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और भी है, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 45ZB है, उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर जो है वो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया है। गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है उससे ही ये बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से ही, ऑफिशियल गैजेट में उसका नोटिफिकेशन आया था, उसी से ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है। 2016 में पहली बार ये बैठी थी, तब से ऐसा काम अपना कर रही है। इस बात को आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको पूरी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझ में आई होगी क्या है, और इस समय का स्टांस भी समझ में आया होगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए यूएक्स आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को मेरा नमस्कार।